इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। हमें मालूम है साइंस में दो तरह के चेंज होते हैं, मतलब बदलाव होते हैं, वो है फिज़िकल और केमिकल चेंज। और हमें चैप्टर में केमिकल चेंज पढ़ना है। तो केमिकल चेंज का मतलब होता है जब दो सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट होते हैं। केमिकली रिएक्ट होना मतलब जब उन सब्सटेंसेस के एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं। इस न्यू सब्सटेंस की केमिकली प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और इसी केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर हम मिल्क यानी दूध लेते हैं, उसमें लेमन की कुछ ड्रॉप्स डालकर कुछ देर के लिए रख दें तो वह कर्ड यानी कि दही बदल जाता है। तो यह एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दूध और लेमन के मिक्स होने से कर्ड बना, जो कि एक नया सब्सटेंस है। और कर्ड की प्रॉपर्टी मिल्क और लेमन दोनों से डिफरेंट है, इसलिए एक केमिकल चेंज है। और यही केमिकल रिएक्शन और इनकी इक्वेशंस में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ डेली की सिचुएशंस लेनी है और सोचना है कि क्या होता है जब अगर गर्मी के मौसम में मिल्क यानी कि दूध को रूम टेम्परेचर पर रखें, अगर लोहे का तवा या बर्तन या कील को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब कि नम वातावरण में खुला छोड़ दें, अंगूर को फर्मेंटेड मतलब खमीर उठाना, खाने को पका लें, खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, हम सांस लें, इन सारी एक्टिविटीज़ में इनिशियल सब्सटेंस मतलब पहला सब्सटेंस जो था यानी कि जो यूज़ किया, उसका नेचर और पहचान अलग थी फाइनल सब्सटेंस से। हम पहली की क्लासेस में फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं। फ़िज़िकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, मतलब अगर एक पेपर को अगर काटें या फाड़ें तो वह छोटे टुकड़े में बदल जाएगा पर रहेगा पेपर, मतलब नया कोई सब्सटेंस नहीं बनाएगा। तो यह फिज़िकल चेंज हुआ। और पेपर जला दें तो राख यानी कि ऐश बन जाएगी, तो नया सब्सटेंस बना, मतलब यह केमिकल चेंज है। तो जहाँ केमिकल चेंज होता है हम कह सकते हैं वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 1.1 सबसे सावधानी लिखी हुई है कि इस एक्टिविटी को टीचर की हेल्प से करना है। अगर स्टूडेंट्स आई ग्लासेस पहने हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन जो 3-4 सेंटीमीटर लंबा है उसे सैंड पेपर से घिसना है। सैंड पेपर घर की वाइट वॉश पुताई करने वाले टाइम में जो यूज़ किया जाता है उसे यूज़ करना है। आपने वो देखा होगा। सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO की लेयर बना लेता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। और जब हम रिबन पर कोई एक्टिविटी करेंगे, तो जब हम कोई रिएक्शन करना है रिबन पर तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करना ज़रूरी है। अब इसे मैग्नीशियम रिबन टोंग्स की पेयर से पकड़ें। टोंग्स मतलब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हाथ में टोंग पकड़े हुए हैं, इसे टोंग कहते हैं। टोंग से रिबन को पकड़ना है, क्योंकि रिबन को हमें जलाना है। अब रिबन को स्पिरिट लैम्प या बर्नर का यूज़ करके जलाएं और जलने के बाद जो राख यानी कि ऐश बचेगी उसे वॉच ग्लास जो कि फिगर 1.1 में दिखाया गया है उसमें इकट्ठा करें। जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को अपनी आँखों से जितना दूर रख सकते हैं रखें। आपने क्या देखा? बर्नर, वॉच ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश दिख रही है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन डार्जिलिंग यानी कि बहुत चमकीला वाइट फ्लेम के साथ जलता है और वाइट पाउडर में चेंज होता है। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यह वाइट पाउडर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होने की वजह से बना है। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका मैग्नीशियम से रिएक्शन हुआ था। अब एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट लेना है, उसमें पोटेशियम आयोडीन ऐड करो। अब आप क्या देखते हो? फिर एक्टिविटी 1.3 करनी है, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क के जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं।
अब सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड करो। ये फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं। आगे सावधानी लिखी है कि एसिड को बहुत सुरक्षा से हैंडल करना है। अब क्या आपको कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ होता हुआ दिख रहा है? Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क को छू करके देखो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है। तीनों एक्टिविटीज़ से देखकर हम कह सकते हैं कि नीचे दी हुई ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बता सकते हैं कि क्या केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर स्टेट में चेंज होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बना हो या लिक्विड से गैस बना हो एक्सेट्रा, अगर कोई मैटर की स्टेट में चेंज आया है तो केमिकल रिएक्शन होता है। अगर कलर चेंज हुआ है, अगर गैस इवॉल्व हुई है, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आया है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। अब 1.1 केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.1 में जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इसे सेंटेंसेस के फॉर्म में बताना थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसे छोटे फॉर्म में ही बता सकते हैं। तो इसे हम वर्ड की इक्वेशन में लिखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सब्सटेंसेस रिएक्शंस में केमिकल चेंज होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, एक वर्ड इक्वेशन में एक एरो के द्वारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने को बताया गया है, यानी कि बताया जाता है, और यह एरो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच लगाया जाता है और एरो से रिएक्टेंट के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसका डायरेक्शन भी पता चलता है। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है। प्लस का साइन रिएक्टेंट्स के बीच लगाया जाता है, प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस का साइन लगाया जाता है और प्लस का साइन लगाकर बताया जाता है। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ होता है। अब 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या कोई और छोटा तरीका है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का? केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा कंसाइज और उपयोगी बना सकते हैं अगर हम केमिकल फार्मूला यूज़ करें। कंसाइज यानी कि संक्षिप्त, वर्ड्स इक्वेशन की जगह पर, यानी कि अगर हम केमिकल फार्मूला यूज़ करें वर्ड्स इक्वेशन की जगह पर। एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन बताती है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद करें तो वर्ड इक्वेशन को Mg+O2 एरो MgO में लिख सकते हैं। एरो के दोनों साइड मतलब लेफ़्ट और राइट साइड हर एक एलिमेंट के एटम के नंबर गिनो। क्या है? दोनों साइड बराबर है। अगर हाँ तो यह इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर नहीं तो यह इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड मास बराबर नहीं है। ऐसे इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं एक रिएक्शन के लिए। इक्वेशन 1.2 स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है एयर में मैग्नीशियम की बर्निंग के रिएक्शन की। अब 1.1.2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हमें मास के कंजर्वेशन के लॉ को याद करना, जो कि क्लास 9 में पढ़ा था, जो कि था एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ख़त्म होता है ना तो बनता है। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका टोटल मास रिएक्टेंट में प्रेजेंट एलिमेंट्स के मास के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक केमिकल रिएक्शन के बाद और पहले हर एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर सेम रहता है, मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स
मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स के एटम्स बराबर होना चाहिए, इसलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है? चलिए बैलेंसिंग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्टिविटी 1.3 के लिए वर्ड इक्वेशन होगी जिंक प्लस सल्फरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4, Zn यानी जिंक, H2SO4 यानी कि सल्फरिक एसिड, एरो ZnSO4 प्लस H3 हाइड्रोजन। चलिए एरो के दोनों साइड डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर एग्जामिन करते हैं। LHS के एलिमेंट का नंबर Zn इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 1, O इज इक्वल टू 4। RHS के एलिमेंट का नंबर Zn इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 1 और O इज इक्वल टू 4 है। अब हाइड्रोजन 2 कैसे? क्योंकि H के सबस्क्रिप्ट 2 है तो 2 एटम हाइड्रोजन के हुए और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट 4 हैं तो 4 एटम हुए। सबस्क्रिप्ट मतलब एलिमेंट के बेस में लिखे नंबर। एरो के दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर बराबर है, इसलिए यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को बैलेंस करते हैं। एरो के लेफ्ट और साइड के एलिमेंट लिखेंगे पहले। लेफ्ट साइड Fe इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 2, O इज इक्वल टू 1। राइट में Fe इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 2, O इज इक्वल टू 4। राइट हैंड साइड में Fe3 मतलब Fe के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में 2 हैं और ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 और ऑक्सीजन में 4। तो पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट साइड में H2O में 2 यानी कि 2 लिखेंगे। तो अब हाइड्रोजन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अभी भी ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कम है तो लेफ्ट के H2O में 2 नहीं 4 लेंगे। तो अब हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4 हो गया तो ऑक्सीजन लेफ्ट और राइट में बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 है लेफ्ट में। तो राइट हैंड साइड में H2 में 4 कोएफिशिएंट लिखेंगे तो अब हाइड्रोजन में 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एटम्स हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब आयरन यानी कि Fe को चेक करते हैं। राइट साइड में 3 Fe के एटम हैं तो लेफ्ट में Fe 3 का कोएफिशिएंट लिख देंगे तो अब लेफ्ट में भी 3 Fe के एटम हो गए। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन 1.9 में दोनों साइड्स में एलिमेंट के एटम्स बराबर हो गए तो यह इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। इस बैलेंसिंग मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं क्योंकि हम बैलेंस करने के लिए सबसे छोटा होल नंबर कोएफिशिएंट ट्रायल करते हैं। स्टेप 7 में फिजिकल स्टेट के सिंबल्स लिखते हैं। अब इक्वेशन 1.9 को देखो। क्या इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट बताता है? फिजिकल स्टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट्स लिखी जाती हैं। लिक्विड के लिए AQ, सॉलिड के लिए S और गैस के लिए G। एक्वस यानी कि Ag उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में यूज़ होता है जो वाटर में सोल्यूशन की तरह प्रेजेंट होता है। तो 1.9 इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe यानी कि सॉलिड और 4H2O यानी कि गैस, एरो Fe3O4 ये सॉलिड है प्लस 4H2 गैस है। यहाँ G सिंबल H2O में यूज़ हुआ है मतलब H2O स्टीम के फॉर्म में यूज़ हुआ है। यूजुअली इक्वेशन में फिजिकल स्टेट यूज़ नहीं होता है जब तक कि स्पेसिफाई ना हो। कभी कभी रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट मतलब कि ऐसा केमिकल या सब्सटेंस जो रिएक्शन में उसके प्रोसेस को बढ़ा देता है बिना रिएक्शन पार्टिसिपेट हुए, को एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे CO प्लस 2H2, CO गैस है और 2H2 भी गैस है। एरो 340 एटम H3OH ये लिक्विड है। 6CO2 ये AQ है प्लस 12H2O ये लिक्विड है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि AQ प्लस
6O2 ये भी AQ है, प्लस 6H2O ये लिक्विड है, 1.12। ये तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकता है।